हेलो मेडिकोज, आयुर क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे द्रव्य विज्ञानीय अध्याय के बारे में। द्रव्य विज्ञानीय अध्याय की अगर बात करें तो इसमें कुल 10 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक द्रव्य के लक्षण, संख्या और भेद, इसको हमने समझ लिया लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक को, पंच महाभूत में सृष्टि उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, अगर सृष्टि उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को हम देखें तो कुल 8 मतों के अनुसार हमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है इस बात को समझना है। सृष्टि की उत्पत्ति को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सृष्टि आखिर क्या है। तो सृष्टि शब्द सृज धातु में 3 प्रत्यय लगाकर बना है। ठीक है, जब सृज धातु में 3 प्रत्यय को जोड़ा जाता है तब सृष्टि शब्द का निर्माण होता है। सृजते इति सृष्टि, यानी जिसका सृजन किया जाए या रचना की जाती है उसे सृष्टि कहते हैं। सृष्टि का शाब्दिक अर्थ है छिपे हुए पदार्थ को बाहर निकालना, यानी सृष्टि शब्द का जो अर्थ है वो है छिपे हुए पदार्थ को बाहर निकालना। सृष्टि के निर्माण में तत्वों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तत्व क्या चीज होते हैं? तत्व शब्द का सामान्य अर्थ होता है वह मूल पदार्थ, ठीक है, जिसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यानी जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो तत्वों के आपस में मिलने से हुई है। ठीक है, सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धांतों में सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया है वो है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अगर हम सृष्टि उत्पत्ति की बात करें तो तैत्तिरीय उपनिषद पर ब्रह्म परमात्मा ही संसार का निमित्त कारण है ऐसा मानता है। ठीक है, यानी जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो पर ब्रह्म यानी परमात्मा के द्वारा हुई है। ब्रह्म परमात्मा के द्वारा आकाश नामक प्रथम तत्व की उत्पत्ति हुई। अब जो हमने पंच महाभूत में आपको सीक्वेंस याद कराया था, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है, वो सीक्वेंस यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो तैत्तिरीय उपनिषद का कहना है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक, ये 5 महाभूत इस प्रकार से निर्मित हुए हैं। वही बात यहाँ पे लिखी है कि आकाश तत्व भूत से वायु नामक तत्व की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई और अग्नि से जल नामक तत्व प्रकट हुआ, जल से पृथ्वी नामक 5वां तत्व उत्पन्न हुआ और पृथ्वी से औषधियां और औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से वीर और वीर से स्थूल पुरुष उत्पन्न हुआ। ठीक है, ऐसा कहना है तैत्तिरीय उपनिषद का। ब्रह्म, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर और वीर से पुरुष। ठीक, ये हो गया हमारा तैत्तिरीय उपनिषद। अगला जो सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत है वो है न्याय दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ईश्वर इस संसार की रचना करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला है। ईश्वर विश्व की सृष्टि की रचना पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के परमाणुओं तथा आकाश, दिक्, काल, मन तथा आत्मा के द्वारा करता है। अब आकाश को अलग क्यों कर दिया गया है 4 परमाणुओं से? क्योंकि अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि जब ये परमाणु रूप में रहते हैं तब ये नित्य होते हैं। ठीक, लेकिन जब कार्य रूप में आ जाते हैं तब ये अनित्य हो जाते हैं। लेकिन आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा, ये परमाणु और कार्य दोनों ही रूपों में नित्य बना रहता है। इस वजह से आकाश को इन 4 महाभूतों से अलग रखा गया है। ठीक, ईश्वर का संबंध इन 9 कारण द्रव्यों के साथ वैसा ही है जैसा संबंध आत्मा और शरीर का है। सृष्टि की उत्पत्ति 4 प्रकार के परमाणु पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के संयोजन से होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे आकाश को नहीं लिया गया इसीलिए क्योंकि आकाश जो है वो सदैव ही नित्य बना रहता है। ठीक, ये 4 परमाणु गतिहीन होते हैं, इनमें गति का संचालन ईश्वर ही करता है, इससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यानी जो 4 परमाणु है, जब ईश्वर उसमें अपनी शक्ति को डालेगा यानी गति को डालेगा तब उससे सृष्टि के परमाणु का निर्माण होगा। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इनमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त की गई गति। ठीक, जब गति उसमें उत्पन्न हुई तो सृष्टि के परमाणुओं का निर्माण हुआ।
उपरोक्त चारों परमाणुओं तथा नित्य परमाणु आकाश, दिक् यानी दिशा, काल, मन तथा आत्मा की सहायता से ईश्वर द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यानी ये चार परमाणु तो हैं ऊपर के, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ठीक, लेकिन उसके साथ साथ जो नित्य परमाणु हैं आकाश, दिशा, काल और मन तथा आत्मा, इनका भी संयोजन होगा तभी सृष्टि की उत्पत्ति होगी, ऐसा कहना है न्याय दर्शन का। ठीक। तीसरा सिद्धांत जो है सृष्टि उत्पत्ति का है वो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो वैशेषिक दर्शन भी सृष्टि का निर्माण परमाणुओं के द्वारा मानता है। ये परमाणु चार प्रकार के हैं: पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, वायु के परमाणु, अग्नि के परमाणु। ठीक है, देखो आकाश को फिर यहाँ पे नहीं लिया गया है, क्यों? क्योंकि आकाश जो है हमारा सदैव नित्य रहता है। परमाणुओं के द्वारा निर्माण होने के कारण इसे परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। परमाणुवाद में जो भी अनित्य है यानी जो नष्ट होने वाला है उन्हीं का विचार किया गया है तथा नित्य भाग का विचार परमाणुवाद के द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि वो सदैव अनित्य रहेगा, वो परमाणु रूप में आएगा ही नहीं। जब परमाणु रूप में आएगा ही नहीं, परमाणुवाद भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कहा गया कि परमाणुओं के द्वारा निर्माण होने के कारण इसे परमाणुवाद कहा गया है। ठीक है, और जो नित्य पदार्थ हैं वो कभी परमाणु रूप में नहीं आएंगे, इसी वजह से उनका हम लोग यहाँ पे विचार नहीं करेंगे। अनित्य पदार्थ कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, जबकि नित्य हैं आकाश, दिक्, काल, मन तथा आत्मा। ठीक। सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन प्रशस्तपाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। परमाणु क्या है इनके अनुसार? सबसे सूक्ष्म यानी जो सबसे छोटा पदार्थ रहता है, इंद्रिय अतीत रहता है यानी इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष नहीं होता है, निरअवयव है, जो अवयव रूप में कभी नहीं आता है, नित्य द्रव्य को परमाणु कहते हैं, ऐसा कहा है प्रशस्तपाद जी ने। ये परमाणु चार प्रकार के होते हैं: पार्थिव परमाणु यानी पृथ्वी के जो परमाणु होते हैं वो, जलीय परमाणु जल के परमाणु, तेजस यानी अग्नि के परमाणु, वायवीय यानी वायु के परमाणु। परम ब्रह्म परमात्मा की इच्छा होने पर परमाणुओं में स्पंदन के रूप में गति का आविर्भाव होता है। ये परमाणु रूप में तो ऐसे रहेंगे, लेकिन जब तक परमात्मा यानी ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तब तक उनमें स्पंदन नहीं होगा, और स्पंदन नहीं होगा तो आगे सृष्टि का निर्माण भी नहीं होगा। इस गति या चेतना के कारण परमाणुओं में क्रियाशीलता आती है। परमाणुओं के संयोजन की प्रक्रिया चार स्तरों में पूर्ण होती है। ये चार स्तर निम्न हैं। सबसे पहले द्वय अणुक का निर्माण होता है, फिर त्रय अणुक का निर्माण होता है, फिर चतुर्अणुक और फिर पंच अणुक। इस प्रकार से अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं द्वय अणु का निर्माण आखिर कैसे हुआ है। सर्वप्रथम सजातीय परमाणु यानी एक जैसे दिखने वाले परमाणुओं का संयोग होता है और उनके संयोग से द्वय अणु की उत्पत्ति होती है। अभी देखो यहाँ पे एक एक अणु था, एक अणु में एक परमाणु है उपस्थित, देखो एक परमाणु है, एक परमाणु इसमें है, और जब ये संयोग किया, ठीक है, तो द्वय अणु का निर्माण हुआ। एक एक अणु मिलकर द्वय अणु का निर्माण हुआ, और एक अणु में एक परमाणु था, लेकिन द्वय अणु में अब देखो दो परमाणु आ गए हैं। ठीक, ये इसलिए परमाणुओं की संख्या 2 है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अभी आगे कंफ्यूजन कर देगा आपको। इसी तरह देखो त्रय अणु का निर्माण कैसे हुआ? जब एक एक अणु मिलके द्वय अणु का निर्माण किया तो उसमें परमाणुओं की संख्या 2 थी, अब द्वय अणु के 3 अणु मिलेंगे। ठीक है, द्वय अणु के 3 अणु यानी कि एक द्वय अणु में 2 परमाणु और 3 द्वय अणु में कितने परमाणु हो जाएंगे? 6 परमाणु हो जाएंगे। इसलिए परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 6 हो गई। ये हो गया त्रय अणु का निर्माण। अब त्रय अणु से ही चतुर अणु का निर्माण होगा। चतुर अणु का निर्माण, जब 4 त्रय अणु परस्पर मिलते हैं तो चतुर अणु की रचना होती है। ठीक है, ये चतुर अणु का निर्माण जो है, ये 3 जो अणु त्रय अणु बना था उसी के 4 त्रय अणु जब आपस में संयोजन करेंगे तब चतुर अणु का निर्माण होगा। अब एक त्रय अणु में देखो परमाणु की संख्या कितनी आई थी? 6 आई थी, क्योंकि द्वय अणु में 2 परमाणु थे और द्वय अणु के 3 भाग मिले थे, और 3 भाग के मिलने से द्वय अणु के 6 परमाणु हो गए यहाँ पे। अब 6 परमाणु
एक त्रय अड़ुक में है, इसलिए 4 त्रय अड़ुक में कितने परमाणु हो गए? 4 त्रय अड़ुक में हो गए 24 परमाणु। ठीक है, क्योंकि एक में 6 और 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से चतुर अड़ुक का निर्माण हो गया। अब इस चतुर अड़ुक के द्वारा पंच अड़ुक का निर्माण होगा। जब 5 चतुर अड़ुकों का परस्पर संयोग होता है तो पंच अड़ुक की रचना होती है। एक चतुर अड़ुक में कितने परमाणु हैं? 24 परमाणु। इसी तरह 5 जब चतुर अड़ुक मिल रहे हैं तब पंच अड़ुक का निर्माण हो रहा है। इसीलिए 24 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 परमाणु, यानी पंच अड़ुक के अंतर्गत 120 परमाणु हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से पंच अड़ुक का निर्माण हुआ। इस तरह से निर्मित पंच अड़ुक स्थूल से स्थूलतर, यानी अभी स्थूल भाग में, अब ये स्थूलतर जाएगा। और स्थूलतर मतलब होता है कि स्थूल ऐसे समझ लो, स्थूल मतलब हो गया एक भाग। इसी तरह अगर 2 भाग मिल जाए तो स्थूलतर, उसके 2 से 4 भाग मिल जाए तो स्थूलतम, यानी बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं स्थूल, स्थूलतर और स्थूलतम। ठीक, इस तरह से निर्मित पंच अड़ुक स्थूल से स्थूलतर तथा स्थूलतर से स्थूलतम रूप में परिवर्तित होकर कार्य द्रव के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसी अब एग्जाम्पल देखो, जैसे वायु के परमाणुओं के संयोग से, अब जो वायु के परमाणु हैं उनका संयोग होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? द्वय अड़ुक बनेगा। द्वय अड़ुक से त्रय अड़ुक, त्रय से चतुर अड़ुक, चतुर से पंच अड़ुक के क्रम से वायु महाभूत की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार जल के परमाणुओं के संयोग से जल महाभूत की उत्पत्ति होती है और तेज के परमाणुओं में गति उत्पन्न होने से तेज महाभूत तथा पृथ्वी के परमाणुओं से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। यह है सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत न्याय दर्शन के अनुसार। ठीक, इस प्रकार इन चारों अनित्य महाभूतों तथा 5 नित्य कारण द्रव्यों की सहायता से सृष्टि उत्पत्ति होती है। ठीक, 9 कारण द्रव्य हैं, ये हमेशा याद रखना। 9 कारण द्रव्य कौन से? हमने कई बार बताया है, पंच महाभूत और AMDK। पंच महाभूत कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक, ये हो गए पंच महाभूत। और A फॉर आत्मा, M फॉर मन, D फॉर दिशा, K फॉर काल। पंच महाभूत AMDK, ये है कारण द्रव्य। ठीक, अगला चौथा जो सिद्धांत आता है सृष्टि उत्पत्ति का, वह सांख्य मत से सृष्टि की उत्पत्ति। सांख्य मत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो सांख्य मत में सबसे पहले तत्व को समझाया गया है। तत्व शब्द विस्तार अर्थ में तन विस्तारे धातु से बना है। ठीक, अतः यह संसार जिसका विस्तार से ढका हुआ है उसके मौलिक वास्तविक आधार को तत्व कहते हैं। यानी ये जो संसार है जिस विस्तार के द्वारा ये ढका है उसी का जो मौलिक आधार है वो हमारा तत्व है। कहने का मतलब ये है कि जो ये उत्पत्ति हुई है सृष्टि की वो तत्वों के मिलने से हुई, बस यही इनका मतलब ये भी है। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार 3 तत्व हैं, एक तो अव्यक्त तत्व, दूसरा व्यक्त तत्व और तीसरा ज्ञात तत्व। ठीक, अव्यक्त, व्यक्त और ज्ञा ये क्या है? ये वही 25 जो तत्व हैं पंचविंशत पुरुष में, उन्हीं को डिवाइड किया गया है। ठीक, कैसे? अभी देखो, अव्यक्त क्या है? अव्यक्त को मूल प्रकृति कहते हैं, जो किसी वस्तु की उत्पत्ति करे उसे प्रकृति कहते हैं। ठीक, यानी अव्यक्त तत्व क्या है? वो प्रकृति हो गया। ठीक, पहला तत्व जहां से सृष्टि उत्पत्ति शुरू हुई, जब पंचविंशत पुरुष पढ़ाया था वहां भी इस बात को समझाया हमने। ठीक, अव्यक्त तत्व क्या है? महत तत्व, बुद्धि तत्व से लेकर पंच महाभूत तक 23 तत्वों को व्यक्त तत्व कहते हैं। यानी जो प्रकृति है, प्रकृति जब पुरुष से संयोग करती है तो बुद्धि तत्व का निर्माण होता है, और बुद्धि से अहंकार, अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और महाभूत, इस प्रकार निर्मित हुआ था। ठीक है, इसलिए कहा गया कि बुद्धि तत्व से लेके ठीक पंच महाभूत तक के तत्वों को व्यक्त तत्व कहते हैं। और क्या तत्व क्या है? यह शब्द पुरुष के लिए प्रयुक्त है, यानी जो पुरुष है हमारा, जो प्रकृति से संयोग कर रहा है, यानी प्रकृति में जो सहायता कर रहा है सृष्टि की उत्पत्ति में, उसे हम लोग ज्ञा तत्व कहते हैं। यानी पुरुष को ही ज्ञा तत्व कहते हैं, ज्ञान पर्याय है। ठीक है, एक बार चार्ट से समझो तो ज्यादा समझ में आएगा।
ये सांख्य मतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति क्रम, ये प्रकृति, ठीक, प्रकृति का जब संयोग होता है पुरुष के साथ में, ठीक, पुरुष क्या है, ज्ञात तत्व है यानी जिसमें ज्ञान है, और प्रकृति क्या है, व्यक्त तत्व है, ठीक। ये व्यक्त तत्व और ज्ञात तत्व के संयोग से महान का निर्माण हुआ, ठीक। महान से अहंकार, अहंकार 3 तरह का था, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक। सात्विक और राजसिक के मिलने से 11 इंद्रियों का निर्माण हुआ था, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 उभयात्मक मन था, ठीक है। और राजस और तामस इन दोनों के मिलने से 5 तन्मात्राओं का निर्माण हुआ था, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत का निर्माण हुआ है। इस चार्ट को हम कई बार समझा चुके हैं, ठीक है, इसलिए इस चार्ट को बार बार हम कह रहे हैं, इसको हमेशा याद कर लीजिए, हमेशा के लिए। एक बार आप याद कर लेंगे तो जितनी बार आएगा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बार अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए और लिख के देखिए, याद हो जाएगा। बार बार आ रहा है, बार बार हमें समझाना पड़ रहा है। यहाँ पे थे सांख्य के तत्वों का वर्गीकरण। तो सांख्य मत के अनुसार जो तत्व हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। एक हो गया अव्यक्त, दूसरा हो गया व्यक्त, तीसरा हो गया ज्ञात तत्व, ठीक है। 25 तत्वों को निम्न 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, प्रकृति, विकृति, प्रकृति विकृति, ना प्रकृति ना विकृति, ठीक। प्रकृति क्या है, ये बात भी हम समझा चुके हैं पहले लेक्चर में, फिर से पढ़ा रहे हैं। देखो प्रकृति क्या है, जो दूसरे को उत्पन्न करे तथा स्वयं किसी से उत्पन्न ना हो उसे प्रकृति कहते हैं। यह सृष्टि का मूल उत्पादक कारण है। प्रकृति प्रकृति, जो किसी का उत्पादक कारण हो तथा उसका कोई उत्पादक कारण ना हो उसे प्रकृति कहते हैं। यानी जो प्रकृति 25 पुरुष में जो सबसे ऊपर प्रकृति आ रही है वो किसी का निर्माण तो कर रही है लेकिन स्वयं किसी से निर्मित नहीं हुई है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं प्रकृति। और विकृति क्या है, वे तत्व जो दूसरे तत्वों के द्वारा उत्पन्न होते हैं लेकिन अन्य तत्वों को उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक। किसी से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन वो स्वयं किसी को उत्पन्न नहीं करेंगे आगे, इनको हम लोग कहेंगे विकृति तत्व, जैसे एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत, ठीक। और तीसरे टाइप के तत्व होते हैं प्रकृति विकृति, ऐसे तत्व जो कार्य और कारण दोनों भूमिकाओं को एक साथ अदा करते हैं, यानी वो किसी से उत्पन्न भी हुए हैं और आगे किसी को उत्पन्न भी करेंगे, उनको हम लोग कहेंगे प्रकृति विकृति तत्व। अर्थात किसी से उत्पन्न होने के साथ ही दूसरे को भी उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रकृति विकृति कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं, महान यानी बुद्धि और अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं, ठीक। ना प्रकृति ना विकृति, यानी ना तो वो किसी से उत्पन्न हुआ है और ना ही वो किसी को उत्पन्न करेगा, ठीक, वो कहलाएगा ना प्रकृति ना विकृति। ऐसा कौन है, ऐसा है पुरुष, जो केवल प्रकृति के साथ संयोग तो कर रहा है उसको, मतलब सृष्टि की उत्पत्ति में, लेकिन अगर कोई कहे सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है तो वो प्रकृति की से हुई है, ठीक है, ना कि पुरुष से। पुरुष केवल सहायक रूप में है, ज्ञान का तत्व है वो। ऐसा तत्व जो कार्य कारण दोनों भूमिकाओं में से किसी का भी निर्वाह ना करता हो उसे ना प्रकृति ना विकृति कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में यह किसी से ना उत्पन्न हो और ना ही दूसरे को उत्पन्न करता है, उसे हम लोग ना प्रकृति ना विकृति कहते हैं। ऐसा कौन है, पुरुष भाव, ठीक। सांख्य के अनुसार जो उत्पत्ति क्रम है वह 2 भागों में विभक्त है, ठीक है। सांख्य मत के अनुसार जो 25 तत्वों का उत्पत्ति क्रम है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो प्रत्यय सर्ग यानी बुद्धि सर्ग या भाव सर्ग कहते हैं इसको। इसके अंतर्गत बुद्धि, अहंकार तथा एकादश इंद्रिय के विकास का समावेश किया गया है। यह सर्ग केवल मानसिक वृत्तियों के साथ संबंधित होने के कारण भाव सर्ग या बुद्धि सर्ग कहा जाता है, ठीक है। भाव सर्ग या बुद्धि सर्ग क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें केवल मानसिक वृत्तियां आ रही हैं। जैसे देखो क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, इसके अंतर्गत आ रहा है बुद्धि और एकादश इंद्रिय, और ये क्या है, ये हमारे मन के भाव से अनुसार ही तो वर्किंग होती है इनकी, इसी वजह से इसको कहा गया बुद्धि सर्ग या भाव सर्ग। और दूसरा जो वर्ग बांटा गया है वो तन्मात्रा सर्ग, जिसको भौतिक सर्ग या लिंग सर्ग कहते हैं।
इसके अंतर्गत पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत तथा कार्य द्रव्यों का समावेश किया गया है। ठीक है, इसमें पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत जो कि भौतिक रूप में पाई जाती हैं उनको हम लोग तन्मात्रा सर्ग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग सृष्टि की उत्पत्ति कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हम सोचे कि प्रकृति के द्वारा ही सृष्टि उत्पत्ति हो जाए तो ये भी नहीं संभव है और पुरुष के द्वारा भी नहीं संभव है। जब ये दोनों तत्व आपस में संयोग करेंगे तभी प्रकृति की उत्पत्ति होगी। ठीक, जब दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों का संयोग होता है, उस समय सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रकृति और पुरुष का संयोग कोई साधारण संयोग नहीं है। प्रकृति तथा पुरुष एक दूसरे से भिन्न तथा विरोधी धर्म वाले हैं। ठीक, फिर भी इनका संबंध अंधे और लंगड़े की तरह होता है। दोनों एक दूसरे की सहायता से जंगल पार कर जाते हैं। इसे पंग अंध न्याय भी कहते हैं। अब पंग अंध न्याय क्या है इसको भी समझ लो। जैसे एक जंगल में आग लग जाती है, वहां पे एक पंग व्यक्ति यानी कि लंगड़ा व्यक्ति और एक अंधा व्यक्ति रहता है। ठीक है, अब पंग व्यक्ति चल नहीं सकता, इसलिए आग तो उसने देख लिया है लेकिन वो जंगल को पार नहीं कर सकता है। और अंधा व्यक्ति जो है उसने आग देखी भी नहीं है और अगर महसूस भी उसने कर लिए तब भी वो मतलब भाग कर जंगल को नहीं पार कर सकता है। ठीक, तो वहां पे क्या करेगा, जो ये पंग व्यक्ति है वो अंधे की पीठ पे बैठ जाएगा और जो पंग व्यक्ति है वो रास्ता बताएगा और अंधा उस जंगल को पार कर जाएगा। ऐसा है पंग अंध न्याय। ठीक है, वैसा ही संबंध कुछ है प्रकृति और पुरुष का। यानी एक तरह से समझ सकते हैं प्रकृति क्या है, प्रकृति केवल अचेतन है तथा क्रियाशील। ठीक, इसमें चेतना तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्रिया कर सकती है यानी कार्य कर सकती है। और पुरुष में चेतना है लेकिन वो कार्य नहीं कर सकता है। जब ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं तब सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि उसमें चेतना भी एक के द्वारा मिल जाती है और एक कार्य करने की शक्ति प्रकृति के अंदर है, उसके द्वारा कार्य होता है। ठीक है, पुरुष के संपर्क में आते ही प्रकृति में एक हलचल उत्पन्न होती है। इस हलचल के कारण प्रकृति के गुणों की साम्यावस्था में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे गुण क्षोभ कहते हैं। ठीक है, जब प्रकृति से पुरुष का संयोग होगा तो उसमें एक हलचल उत्पन्न होगी और जिससे उसकी साम्यावस्था में विकार उत्पन्न हो, यानी साम्यावस्था नष्ट हो जाएगी और साम्यावस्था के नष्ट होने से ही उसमें प्रकृति का निर्माण होगा। ठीक है, सबसे पहले उस अव्यक्त प्रकृति से उसी स्वभाव त्रिगुणात्मक महान या बुद्धि का प्रादुर्भाव होगा। ठीक है, यानी प्रकृति के द्वारा सबसे पहले बुद्धि का निर्माण होगा। इस महान बुद्धि से उसी स्वभाव त्रिगुणात्मक अहंकार की उत्पत्ति होगी। ठीक है, 3 गुणों वाले अहंकार की उत्पत्ति होगी। ठीक है, यह अहंकार 3 प्रकार का होता है, वैकारिक, तेजस और भूतादि। इन्हें क्रमशः सात्विक, राजसिक और तामस अहंकार भी कहते हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। तेजस राजस अहंकार स्वभाव से क्रियाशील और उत्प्रेरक है और सात्विक अहंकार राजस अहंकार की प्रेरणा और सहायता से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। भूतादि तामसिक अहंकार तेजस अहंकार की प्रेरणा और सहायता से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। इन 5 तन्मात्राओं से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। ठीक, ये सब चार्ट में बताया गया कई बार। देखो यहाँ पे वैकारिक और तेजस, इसके मिलने से क्या बना, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। और तेजस और भूतादि के मिलने से क्या बना, यानी तेजस मतलब राजसिक और भूतादि मतलब तामसिक। इन 2 अहंकार के मिलने से बनता है 5 तन्मात्राएं और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत। यही बातें लिखी हुई हैं, चार्ट याद कर लो तो सब लिख जाएगा अपने आप ही। इस प्रकार प्रकृति से लेकर 5 महाभूतों तक 24 तत्व सृष्टि की उत्पत्ति क्रम में आए हैं। पुरुष इस क्रम में 25वां तत्व है। ठीक, अगला जो सिद्धांत है योग दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति। योग दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब तक अभी के लिए इतना ही काफी है। इतना समझिए, चार मतों के अनुसार हमने सृष्टि की उत्पत्ति को समझ लिया और 4 मत और बचे हैं।
ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।